Welcome back to yet another important biology live session on the topic of cell division. So, we will be talking about M phase today, division phase, M phase. So, this is lecture number 3 on the topic cell cycle and cell division. So, up to now, what all things we have discussed? We discussed a brief summary of what is the cell cycle, what all phases come in it, right? You have interphase and then you have what? M phase. In last lecture, we had learnt about interphase. Yes, we had learnt about interphase. Now, in interphase, we had also discussed about the sub phases which come under it. इसके अंदर जो phases आते हैं, उसके क्या functions है, that also we learned. G1 में क्या होता है, what happens in S phase and what happens in G2 phase, right? S phase का सबसे important function था वो synthetic phase है. वहां पे DNA का content double होता है, but chromosome number remains same, right? So interphase हमने पढ़ा, सेल साइकिल का एक पार्ट. आज हम पढ़ेंगे व्हाट? एम फेज. टुडे वी विल लर्न अबाउट एम फेज. एम फेज में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, है ना, कि दो चीजें होंगी. न्यूक्लियस की डिवीजन जिसको बोलोगे आप कैरियोकाइनेसिस, एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स जिसको आप बोलोगे साइटोकाइनेसिस. तो अब हम सीखने वाले हैं कैरियोकाइनेसिस एम फेज का, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये हम सीखेंगे आज की क्लास में. गॉट इट? यस यस. तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, करोगे? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस कि जीवन फेज में आर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव? आर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव इन जीवन फेज? बोलो. जीवन फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव? मतलब वो मेटाबॉलिज्म करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेटाबॉलिज्म? वो कुछ कुछ रिएक्शंस करते हैं, कुछ सिंथेसिस करना, कुछ ब्रेक डाउन करना. मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से बना है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो सोचो, क्या जीवन फेज में कुछ कुछ चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, कुछ कुछ चीजें टूट रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, बन रही हैं. इफ देयर इज ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. इफ देयर इज सिंथेसिस, that is called as anabolism. Obviously it is happening now. So since anabolism and catabolism, these processes are taking place in G1, obviously G1 आपका metabolically active है. So what will be the answer? Yes, yes, it is obviously metabolically active, right? Moving ahead, इंटरफेज में हमने G1 पढ़ा, S पढ़ा, G2 पढ़ा. फिर हमने कुछ चेक पॉइंट्स पढ़े थे, राइट? कुछ चेक पॉइंट्स मैंने बताया था कि आपको G2 के बाद एक चेक पॉइंट मिलेगा, राइट? G1 के बाद एक चेक पॉइंट मिलेगा, फिर एक M फेज के बाद चेक पॉइंट मिलेगा. ये सब तो हमने सीखा, बट कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या? देखो एक बार रिकॉल करके क्या पढ़ा था हमने अभी तक. What we have learned up to now. सोचो तो एक बार. इंटरफेज में G1 मैंने पढ़ा दिया, S पढ़ा दिया, G2 पढ़ा दिया ना. ये भी बोल दिया कि इंटरफेज सबसे लंबा फेज होता है. बोला ना कि हाँ, ये इंटरफेज आपके सेल साइकिल का लंबा वाला फेज है. सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा सेल को, राइट? चेक पॉइंट्स भी बता दिया. यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होगा, एम फेज के बाद एक चेक पॉइंट होगा जो साइक्लिन सीडीके प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं, राइट? अब एक चीज सोचो ध्यान से, हमने एक चीज नहीं पढ़ा, G0 फेज.
एक चीज हमने नहीं पढ़ा अभी तक, विच इज जी नॉट फेज, विच इज जी नॉट फेज। ठीक है, हमने क्या नहीं पढ़ा? जी नॉट फेज नहीं पढ़ा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जी नॉट फेज और फिर पढ़ेंगे एम फेज, जो आपका माइटोटिक फेज है, डिवीजन फेज है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो जी नॉट फेज को हम क्या बोलते हैं? क्या कोई और नाम है जी नॉट फेज का? डज इट हैव एनी अदर नेम? जी नॉट फेज? yes, it has. And what is that? Quiescent phase. Quiescent phase. इसका दूसरा नाम क्या है? क्विसेंट फेज। अब आप सोच रहे होंगे, G1 SG2 मैम ने बताया, अब ये जी नॉट क्विसेंट फेज क्या है? व्हाट इज इट? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपकी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एवरी टाइम डिवाइड नहीं करते हैं। दे डोंट डिवाइड ऑल द टाइम। सोचा? कभी ऐसा सोचा है कोई सेल्स आपकी बॉडी में है? सोचो। There are some cells in your body which don't keep dividing all the time. कौन से सेल्स है? आपका दिल, हार्ट सेल, नाम तो सुना ही होगा। आपका मसल सेल, आपके नर्व सेल, हार्ट सेल, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये सारे कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारे बॉडी के जो ऑलवेज डिवाइड नहीं करते हैं। दे डोंट डिवाइड ऑल द टाइम, राइट? तो लेट अस लर्न जी नॉट फेज। लेट अस लर्न जी नॉट फेज, जिसको हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे सेल्स विच डोंट डिवाइड ऑल द टाइम, जिनको जरूरत नहीं है पूरे टाइम डिवाइड करने की। क्यों? क्यों? क्योंकि दे आर ऑलरेडी, इतने ज्यादा वो डेवलप है ऑलरेडी, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतना फास्ट है। जैसे हार्ट, हार्ट को ऑल द टाइम फंक्शन करना है, तो हार्ट क्या करता है? फंक्शन से रिलेटेड काम करता है। अगर आप एक छोटे बच्चे हो, ठीक है, यू आर अ स्मॉल बेबी, तब भी आपके बॉडी में हार्ट था। व्हेन यू वर अ स्मॉल बेबी, आपका जब ग्रोथ हो गया, चाइल्ड बन गया, बेबी से आपका जन्म हुआ, आप एक छोटे से चाइल्ड बन गए, देन आप धीरे धीरे अडल्ट बन गए। अडल्ट बन गए, क्या आपका हार्ट का साइज इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो जाता है? सोचो, नहीं होता। आपका हार्ट का साइज ग्रो होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। वो इतना डिवाइड करते ही नहीं है। वो इतना ही डिवाइड करते हैं कि हार्ट का साइज कितना होगा? योर लेफ्ट हैंड फीस्ट, आप देख रहे हो अपने बाएं हाथ की मुट्ठी, आपके हार्ट का साइज इतना बड़ा होता है। समझे? तो हमारा हार्ट डिवाइड नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए। मान लो कोई सेल एकदम बीमार हो गया है, कोई सेल को रिपेयर करने की जरूरत है, देन इट कैन डिवाइड। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट के सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स सारे कौन से फेज में होते हैं? सारे जीवन से निकल के जी नॉट फेज में रहते हैं। कौन से फेज में रहते हैं? जी नॉट फेज में रहते हैं। ठीक है, द सेल्स विच डू नॉट divide all the time, which do not divide all the time, they are in quiescent or G naught phase. क्या इसका मतलब ये है कि वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं, they can also divide whenever उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, whenever उनका रोल आएगा, बेटा जा तू डिवाइड कर, अब जरूरत है, then it comes back, है ना, जी नॉट से बाहर आएगा, जीवन में जाएगा, फिर एस में जाएगा और पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी नॉट में वो सेल्स होंगे जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है सेल डिवीजन की,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी डिवाइड नहीं करेगा, दे कैन ऑल्सो डिवाइड। ठीक है, तो ये बताओ जी नॉट में जो आपके सेल्स है क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है? यस और नो, क्या कोई फंक्शन कर रहे हैं वो? सोचो, हार्ट, आपकी जो हार्ट की सेल है, जिंदगी भर जब तक जियोगे तब तक वो फंक्शन करेगा। द टाइम टिल यू आर अलाइव इट इज गोइंग टू फंक्शन। तो सोचो, ऐसे ऐसे सेल्स जी नॉट में है, तो क्या वो मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है? सोच के बताना। ऑब्वियसली वो लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो रिएक्शंस तो कर ही रहे हैं, बस डिविजन नहीं कर रहे हैं। वो भी करेंगे, अगर कोई डैमेज हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो फिर वो वापस जी नॉट से बाहर निकल जाएंगे और डिवाइड करेंगे, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तभी वो बाहर निकलेंगे। आई होप इट इज क्लियर, जी नॉट फेज की कहानी समझ आ गई हो। तो एग्जाम्पल बताओ, अभी मैंने बताया है आपको, बताओ मेरे को एग्जाम्पल्स। हार्ट की सेल्स, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए कभी इसको भूलना मत जिंदगी में। आपके मसल सेल्स भी रह सकते हैं, ज्यादा डिवाइड नहीं करते, एंड आपके नर्व सेल्स। ठीक है, ये सारे क्विसेंट फेज में मोस्ट ऑफ द टाइम पाए जाएंगे। गॉट इट? अब हमारा स्टोरी के दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। वी विल लर्न द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, एम फेज। एम फेज में हम क्या सीख रहे हैं? न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस इज मूवमेंट और डिविजन। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होगा? 4 फेजेस हैं इसके, कौन कौन से हैं बताओ? प्रोफेज, गलत बोलूंगी तो बोलना, मेटाफेज, एनाफेज, एंड व्हाट? टीलोफेज। एंड व्हाट? टीलोफेज। Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. These are the 4 phases of M phase. समझे? समझे ना? अब एक और क्वेश्चन पूछूं, देखती हूँ आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एम फेज या जो सेल डिवीजन होता है कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं? सिंबल से तो बता दो। 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके सामने लिखा है, यस यस आजम, इट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, मैं एम फेज तो चिल्ला रही हूँ, ऑल द टाइम आई एम सेइंग एम फेज एम फेज। मैं किस एम फेज की बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट विच एम फेज? एम आई टॉकिंग अबाउट माइटोसिस? एम आई टॉकिंग अबाउट मियोसिस? मैं किसकी बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ माइटोसिस। मैं कौन से सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ? माइटोसिस की बात कर रही हूँ। सो वी आर लर्निंग व्हाट? ये क्लियर होना चाहिए, वी आर लर्निंग माइटोसिस। हम क्या सीख रहे हैं? माइटोसिस वाला डिवीजन फेज सीख रहे हैं। हम मियोसिस भी सीखेंगे। तो क्या इसका आंसर मिला? क्या सीख रहे हैं? माइटोसिस और मियोसिस। क्या इसका आंसर मिला? हाँ जी, मिल गया। हम सीख रहे हैं माइटोसिस। हम सीख रहे हैं माइटोसिस। अब कुछ कुछ चीजें पहले से जान लो। जब भी माइटोसिस होगा, एक सेल कितने डॉटर सेल को बनाएगा? बोलो। Whenever mitosis happens, one cell, one parent cell will give you how many daughter cell? जल्दी बताओ, सोचो एंड बताओ। जब भी माइटोसिस होगा, एक सेल से आपको 2 डॉटर सेल मिलेंगे। यू विल गेट 2 डॉटर सेल। यू विल गेट 2 डॉटर सेल्स। अब भाई डॉटर सेल्स कौन है ये तो पता ही होगा, ये दोनों डॉटर सेल्स है। एंड पेरेंट कौन है ये तो पता ही होगा, दिस इज पेरेंट सेल। समझ आ गया होगा ये कहानी
कि हम पढ़ रहे हैं माइटोसिस, जिसमें एक सेल अगर माइटोसिस करता है, यू गेट 2 सेल्स, यू गेट 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम देम। एक कहानी खत्म, तो दूसरा शुरू हुआ। सो व्हाट इज द सेकंड वन व्हिच यू शुड नो बिफोर हैंड, पहले जानना चाहिए आपको, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर इस सेल में 46 क्रोमोसोम है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 46, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n स्टेज डिप्लॉयड है आपका सेल, 46 है क्रोमोसोम नंबर, तो डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, you will get same number of chromosome in the daughter cell also. My dear children, make a note of it. This is very, 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 very important. That in mitosis, whenever cells give you 2 daughter cells, जितने क्रोमोसोम उनके पास होंगे, उतने ही क्रोमोसोम उनके डॉटर सेल्स के पास भी होंगे. Same number of chromosome you will get in the daughter cells also. इसलिए this is the reason why माइटोसिस को हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. फिर से सुनो, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में एंड डॉटर सेल में इक्वल होता है. The number of chromosome is equal in the parent cell and the daughter cell. This is why mitosis is called as equational division. इसको equational division बोलते हैं, दिमाग में फेविकॉल से चिपका लेना है. Okay, mitosis is called as equational division because number of chromosome parent cell और daughter cell में same होते हैं. कुछ भी ले लो, अगर मैं 23 लेती हूँ तो 23 आएंगे, अगर मैं 10 लेती हूँ तो 10 आएंगे, कुछ भी ले लो, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा. तो एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स देता है, 2 डॉटर सेल्स यू गेट, है ना, इसको कर लो डब्बे में बंद. एंड दूसरा पॉइंट, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. कूल कूल है यहाँ तक? यस. तो माइटोसिस में अब हम क्या सीख रहे हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को. एंड न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस. उसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. सो वी आर लर्निंग अबाउट नाउ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो उसी के साथ एक और डेटा है, बार बार मैंने सिखाया है, दैट ह्यूमन सेल ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेता है सेल साइकिल में, 24 आवर्स. कंप्लीट सेल साइकिल की बात कर रहे हैं, है ना. उसमें एम फेज तो बस 1 घंटा लेता है, 1 आवर, राइट. 95% टाइम तो इंटरफेज में चला जाता. उसी तरह ईस्ट वाले सेल्स में 90 मिनट्स लगते. नाउ ऑन द स्क्रीन कैन यू सी द वर्ड ड्रामा, दिख रहा है ड्रामा, ड्रामा ड्रामा दिख रहा है ड्रामा. यस. तो क्या होता है, आपका जो एम फेज है ना, तीसरी पॉइंट को याद कर लो, एक देता है 2 सेल्स, दूसरा इक्वेशनल डिवीजन है, एंड तीसरा दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड. एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड. इसको ड्रामेटिक पीरियड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको ड्रामेटिक पीरियड, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रामा होने वाला है. क्रोमोसोम कंडेंस होगा, डीकंडेंस होगा, खुलेगा, बंद होगा, ऑर्गेनल्स बनेंगे, ऑर्गेनल्स खत्म होंगे, ये सारी चीजें होने वाली है कहाँ, एम फेज में. दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, एम फेज को. समझा? यस. तो अब हम सीख सकते हैं प्रोफेज. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट प्रोफेज.
प्रोफेज। क्या सीख रहे हैं हम? प्रोफेज। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, क्या क्या होने वाला है प्रोफेज में। पहली बात, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज है ना, पीमैट। हम एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि हाँ इतना ही प्रोफेज है फिर मेटाफेज है, लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, बाउंड्री नहीं बना सकते, क्योंकि वो पूरा एक साथ धीरे धीरे हो रहा है। बट हम फिर भी अपने तरीके से उसको चार क्लासेस में डिवाइड कर दिए कि हाँ जब ये सब हो रहा है तो प्रोफेज बोल दिया, जब ये सब हो रहा है सेल में तो मेटाफेज बोल दिया, उसी तरह एनाफेज एंड टीलोफेज। तो कोई बोलेगा कि एकदम लाइन बना दो, जैसे एक दीवार होती है ना घर के रूम के बीच में, वैसे बना दो, तो वैसा मुश्किल है। ठीक है, यू कांट मेक अ सेपरेट लाइन कि हाँ भाई इतना ही प्रोफेज है इतना ही मेटाफेज है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, बट स्टिल हमारे टू मेक आवर स्टडी इजी, हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। तो पहला है प्रोफेज। प्रो का मतलब ही क्या होता है? पहले, जो पहले हुआ। प्रो का मतलब ही होता है पहले होना, है ना। तो प्रोफेज, इमेजिन कर लो एक सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है, आपको सारी चीजें प्रिपेयर होके मिल चुका है, G1 S G2 ने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। अब आपको न्यूक्लियस को 2 करना है, डिवाइड करना है, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 सेल पाना है। यू नीड टू गेट 2 सेल्स फ्रॉम दिस नाउ। तो हम सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है? चैप्टर सेल में पढ़ाया था ना, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हो? क्रोमैटिन फाइबर्स। व्हाट डू यू कॉल इट? क्रोमैटिन फाइबर्स। आप इसको क्या बोलते हो? क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स। आपको इसको 2 करके यहां डिवाइड करके लाना है, आपको इसको 2 करना है और डिवाइड करके यहां लाना है ताकि आप इसको कट कर सको। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपको इसको डिवाइड करना है 2 में, यहां लेकर आना है और फिर यहां से कट कर देना है ताकि आपको 2 सेल मिल जाए। तो पहली बात मुझे ये बताओ, अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, अभी आपका क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमैटिन फाइबर्स होता है। तो प्रोफेज बेचारा क्या करेगा? ठीक है, आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग, मैं अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दूंगा ताकि क्रोमैटिन फाइबर्स कहाँ आ जाए? साइटोप्लाज्म में आ जाए। अब आपको क्रोमैटिन फाइबर्स से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम बन जाए ताकि हम उसको इजीली खींच कर ले जा सके, ताकि हम उसको इजीली खींच कर ले जा सके। तो क्रोमैटिन फाइबर को हम क्या बनाएंगे? ऐसे जो थ्रेड के जैसा है हम उसको पास लाएंगे, पास लाएंगे, पास लाएंगे और उसको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली है प्रोफेज में। तो लेट अस लर्न स्टेप वाइज। स्टेप नंबर 1, जो क्रोमैटिन पूरा फैला हुआ है, द क्रोमैटिन इज पूरा फैला हुआ ना, थ्रेड के जैसा है, वो क्रोमैटिन will start to condense. The chromatin will start to condense. The chromatin fibers start to condense. समझ आ रहा है? Condense. Condense होके क्या बनेगा? Condense to form chromosome. क्या बनने लगेंगे वो? क्रोमोसोम बनने लगेंगे। ठीक है, और बताओ क्या होगा? और बताओ। सब कुछ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाना, सब कुछ साइटोप्लाज्म में मिलने वाला है।
क्रोमैटिन के अलावा आपको न्यूक्लियोलस मिलता है, वो न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है, सब साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे, सब साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे। उसके बाद आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो? सब कुछ साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आधा इस साइड चला जाएगा और आधा इस साइड आ जाएगा। तो पहले तो सबको खत्म करना है, सबको डिसइंटीग्रेट करना है। तो दूसरा स्टेप बताओ क्या होगा? क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या होगा? न्यूक्लियोलस, फिर गोल्गी एपरेटस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम starts to disintegrate, starts to disintegrate, starts to disintegrate। तो ये सारी चीजें अब स्टार्ट हो चुकी है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी है ना, प्रोफेज में स्टार्ट हो चुका है। तो जब प्रोफेज मैं बोलूं कि खत्म हो गया, एंड ऑफ प्रोफेज, एम फेज आने वाला है, तो एंड ऑफ प्रोफेज में मुझे क्या क्या दिखेगा? क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्या न्यूक्लियोलस दिखेगा? नहीं, पूरा डिसइंटीग्रेट। गोल्गी बॉडी? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं। सो दिस इज समथिंग which started to happen at the end of prophase. These all steps will be completed. At the end of prophase, these steps will be completed. तो ये है आपका अर्ली प्रोफेज, है ना? प्रोफेज की पहली पहली कहानी कि वो पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं। अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ बताओ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे टूटना स्टार्ट हुआ ना, क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट किए। देखो थोड़ा क्लियर क्लियर दिख रहे हैं ना, क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट किए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगा, गोल्गी एपरेटस डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर होने लगा। ये अर्ली मैं बोल देती हूँ, अर्ली प्रोफेज। बताओ लेट प्रोफेज में क्या होगा? लेट मतलब बाद में, धीरे धीरे क्या होगा? प्रोफेज में क्या होगा धीरे धीरे? आप बिल्कुल देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम ना के बराबर है, ना के बराबर है। आप बिल्कुल अच्छे से क्रोमोसोम को थोड़ा देख पाओगे, ठीक है, देख पाओगे। न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी will completely disintegrate and get mixed in the cytoplasm. They will get mixed in the cytoplasm. Got it? कोई डाउट यहां तक? एनी डाउट अप टू हियर? क्या क्या हो रहा है बोलो? इन अर्ली प्रोफेज chromatins will start to condense, nuclear membrane will start to disintegrate, nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum will start to disintegrate. At the end of prophase, we will see that there is complete disintegration of nuclear membrane, Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleolus, and you will see chromosomes. There will be complete condensation of chromatin into chromosomes. Got it? Yes? Yes. So now we are here. We are here. Yes, prophase. Now let's see. I have written here two types of mitosis. We are learning mitosis, prophase. We are learning what? Prophase of the mitosis. मतलब हमने प्रोफेज सीख लिया है, एक्चुअली हमने प्रोफेज सीख लिया, अब हमें मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज सीखना है। बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस भी दो तरीके के हो सकते हैं। यू कैन हैव माइटोसिस इन टू वेज। देखो इसको ध्यान से,
एन एस्ट्रल, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। एक है आपका एन एस्ट्रल एंड दूसरा क्या है, एम्फी एस्ट्रल। एक है आपका एन एस्ट्रल, दूसरा है एम्फी एस्ट्रल। तो ये तो पता ही है, जब भी एन लग जाए, पहले ए या एन लग जाए मतलब नो, मतलब यहाँ एस्ट्रल नहीं होगा। एस्ट्रल होता क्या है वो मैं बताऊंगी, मेरा काम। बट इससे क्या समझ आ रहा है आपको, यहाँ एस्ट्रल नहीं है। एम्फी एस्ट्रल का मतलब यहाँ एस्ट्रल है, एम्फी एस्ट्रल मतलब दोनों तरफ से एस्ट्रल है। दोनों, एम्फी मतलब बोथ ना, सो एम्फी एस्ट्रल मतलब दोनों तरफ से एस्ट्रल है। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, व्हाट इज एस्ट्रल, है ना, क्या होता है, कहाँ होता है, किसमें होता है, वो सीखना है। ये क्या बनाया है मैंने, बहुत सिंपल है, क्या बनाया है मैंने, प्लांट। उसी तरह से एक एनिमल कोई बना लो, ऐसे करके कुछ बना लो, सुंदर सा प्यारा सा बर्ड, है ना। तो मान लो कोई बर्ड है एंड कोई एनिमल है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। बताओ सेंट्रियोल्स किस में नहीं पाया जाता है, पता है कि नहीं पता है, सेल में पढ़ाया है मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स देख लो। सेंट्रियोल्स किस में नहीं पाया जाता है, इन प्लांट्स, राइट। यू डोंट गेट सेंट्रियोल्स इन प्लांट्स, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। नेगेटिव का साइन मतलब एब्सेंट। नाउ सिंस सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, इनके पास एस्ट्रल्स नहीं होंगे, इनके पास एस्ट्रल और एस्ट्रल रेज नहीं होंगे। नो एस्टर्स, नो एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज नहीं होंगे। तो जब नहीं होंगे तो क्या बोलोगे, एन एस्ट्रल। तो प्लांट में कैसा माइटोसिस होता है, एन एस्ट्रल। प्लांट में एस्ट्रल रेज नहीं बनते हैं, क्या होते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। प्लांट में एस्ट्रल रेज नहीं बनते हैं, बट फिर भी प्लांट सेल डिवाइड तो करता ही है ना, प्लांट सेल इज ऑल्सो लिविंग, दैट ऑल्सो डिवाइड्स, राइट। बट वहां एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन नहीं होता है, रीजन ये है कि उनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। क्या होता है एस्ट्रल रे वो बताऊंगी मैं। एनिमल में क्या होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, आपको पता है राइट, एनिमल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। तो एनिमल में आपको एस्ट्रल रे मिलते हैं, इन एनिमल यू गेट एस्ट्रल रे, आपको एनिमल्स में एस्ट्रल रे मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ मिलेंगे, अगर ये सेल है तो आपको यहाँ पे भी एस्ट्रल रे मिलेगा एंड यहाँ पे भी मिलेगा, दो साइड मिलेगा, इसलिए एम्फी एस्ट्रल, दोनों साइड। तो प्लांट में कैसा होता है माइटोसिस, एन एस्ट्रल। एनिमल में कैसा होता है, एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। अब सीख लेते हैं कि एस्ट्रल रे होते क्या हैं। यहां तक समझ आ गया ना, प्लांट में होगा एन एस्ट्रल माइटोसिस एंड एनिमल में होगा एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। चलो लेट्स सी कि ये एस्ट्रल रे होते क्या हैं। तो पहला तो आपको ये समझ आ गया होगा, क्या समझ आ गया, कि ये एनिमल में होगा, क्यों, क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल है। मतलब ये समझ आ गया होगा कि सेंट्रियोल से कुछ तो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू सेंट्रियोल्स। रिमेंबर सेंट्रियोल, कौन से फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, जिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, कौन सा फेज था वो, एस फेज। तो क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं अब एम फेज, मेटाफेज। प्रोफेज इज डन, नाउ वी आर लर्निंग मेटाफेज। व्हाट आर वी लर्निंग, मेटाफेज। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को।
ओके, प्रोफेज में क्या क्या सीख लिया, सब पता चल गया। प्रोफेज में सेंट्रियोल्स, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जो सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो चुका था एस फेज में, वो प्रोफेज में यहां और यहां आने लगता है। यहां और यहां का मतलब हम इनको पोल बोलते हैं। These are the two poles of the cell. क्या बोलते हैं इसको? पोल। इन दोनों एंड को हम पोल बोलते हैं। तो you can also add one more point over here, that centrioles start to move towards the pole. Centriole starts to move towards pole. तो मान लो ये सेंट्रियोल है, अगर एनिमल सेल होगा तो ऑब्वियसली सेंट्रियोल होगा, वो कहाँ आने लगेगा? पोल की तरफ मूव करने लगेगा। समझे? राइट? अब मेटाफेज में आ जाओ। तो मेटाफेज में क्या होगा बताओ? सेंट्रियोल्स आर एट द पोल्स। सेंट्रियोल्स कहाँ है? पोल्स पे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। सेंट्रियोल्स आर एट द पोल्स। अब सुनो मेरी बात को। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ कौन आने वाला है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ कौन आएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बने हैं? ट्यूबुलिन। कौन से प्रोटीन से बने हैं? ट्यूबुलिन। रिमेंबर? तो ये जो आपका सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसको आप बोलते हो सेंट्रोजोम, तो ये जो सेंट्रोजोम है, जिसके चारों तरफ आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं, जो ट्यूबुलिन से बना है, इसको बोलोगे एस्ट्रल रे। वो रे की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलोगे एस्ट्रल रे। क्या बोलोगे? एस्ट्रल रे। समझे? तो एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब ये कंटिन्यू करेगा। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो कंटिन्यू होगा, और ये कंटिन्यू होकर पूरा स्पिंडल फाइबर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स। समझे? तो बताओ, स्पिंडल फाइबर्स किससे बना है? स्पिंडल फाइबर्स किससे बना है? कौन से ट्यूब्यूल से बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। समझे? तो यहां से आपका मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप द क्लास, ओके, यहाँ पे ही। फिर हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि मेटाफेज में एक्चुअली क्या होगा। इसके बाद जानना चाहोगे, राइट? यस। तो स्पिंडल फाइबर तक अभी तक हमने सीखा प्रोफेज में क्या होगा, फिर हमने एस्ट्रल एंड एनास्ट्रल का डिफरेंस सीखा, प्लांट में होगा या एनिमल में होगा। फिर हमने सीखा आखिर ये एस्ट्रल रे होता क्या है, किससे बना है, राइट? फिर ये आगे चल के क्या बनाता है? ये बनाता है स्पिंडल फाइबर्स, जो फाइनली हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। ठीक है? सो दैट वी विल सी in the next class. All right. So I hope you all understood. Right? सभी को समझ आया होगा? Yes. So if you want to learn more, right? Yes. So you can share it to your friends so that they also get benefited, and you can like and subscribe. Right? Thank you so much. Stay tuned. See you in the next lecture. Okay. Bye bye.